हाँ जी, वेलकम, नमस्कार। कल का जो हमारा सेशन चल रहा था उसको आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल तक का जो सेशन हुआ था हमारा, उसमें हमने लिविंग वर्ड के जो सजीवों की प्रॉपर्टीज थी उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे वो, और प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर देते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लिविंग वर्ड पढ़ा था, और प्रीवियस क्लास में जब हम लोग लिविंग वर्ड पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सजीव जगत की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। सजीव जगत की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो लक्षण होते हैं, वो क्या है कि सजीवों के लक्षण को डिस्कस किए थे। तो उसमें हमारा पहला लक्षण हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी सजीव हो तो उसमें सेल का होना जरूरी है, कोशिका का होना जरूरी है। अगर कोशिका है तो फिर वो सजीव है, ये बात फिक्स है। ये की थी बात कल, मतलब कि ये एक विशिष्ट लक्षण है कि सजीवों में होगा ही होगा। फिर हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर उसमें प्रोटोप्लाज्म है कोशिका में, क्योंकि कोशिका है तो ऑफिशियली उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा, जीव द्रव्यक होगा। और जीव द्रव्यक के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि क्या होता है जीव द्रव्यक। तो जीव द्रव्यक के लिए हमने 3 चीजें ली थी। कौन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन तीनों से मिलकर बनता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्यक। वो भी एक विशिष्ट लक्षण है जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाया जाएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में, हमारी सेल में होने वाली समस्त क्रियाएं जिनको हम लोग कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, या जिनको उपापचय क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, कल डिस्कस किया था। एक कैटाबॉलिज्म जिसमें कुछ टूटना, एक एनाबॉलिज्म जिसमें कुछ बनना। ये 2 रिएक्शन थी, कल हम लोग इसके बारे में भी बात कर चुके थे। हाँ जी, तो सेल, प्रोटोप्लाज्म और मेटाबॉलिज्म, ये तीनों के तीनों फीचर जो है वो स्पेसिफिक है, वो विशिष्ट है किसी भी जीव को जीव बनने के लिए। फिर ग्रोथ, हाँ जी, सजीवों में ग्रोथ का होना जरूरी है, बट विशिष्ट लक्षण नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निर्जीव में भी ग्रोथ होती है। जैसे माउंटेन्स के ऊपर स्नोफॉल होता है, रेत के टीलों की हाइट बढ़ जाती है, तो ग्रोथ तो हुई ना। पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रोथ निर्जीव में भी हो सकती है, यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। ओके, रिप्रोडक्शन, हाँ जी, रिप्रोडक्शन भी सजीव का लक्षण है, पर सारे सजीव में रिप्रोडक्शन हो यह जरूरी नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि रिप्रोडक्शन भी विशिष्ट लक्षण नहीं है। मोमेंट, गति, जी हां, सजीवों में गति होती है, मानता हूं, पर सारे सजीव गति करें यह भी जरूरी नहीं है, मतलब यह भी विशिष्ट लक्षण नहीं है। लाइफ साइकिल, हाँ जी, जो भी जीव है, और जो जीव है तो उसमें लाइफ साइकिल चलती है। और लाइफ साइकिल का मतलब है उसका जन्म, और उसके जन्म से उसकी डेथ, जन्म से मृत्यु तक की जो चक्र है वो है लाइफ साइकिल, जो कि सजीवों में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम आज किसके बारे में बात करेंगे? हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, और आज जो हम बातें करने वाले हैं उसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। हम डिस्कस करेंगे जैव विविधता। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे सिस्टमैटिक, वर्गीकरण विज्ञान।
उसके बाद हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ये टैक्सोनॉमी है, ये क्यों आवश्यक है, आवश्यक क्यों है या इसकी आवश्यकता क्यों हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे नामांकरण, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे द्विनाम पद्धति वाला नामांकरण, द्विनाम पद्धति। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर की कमेटीज, इनकी समितियां। ठीक है, इतनी सी बात है। ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाँ जी, जैव विविधता, नाम से पता चल रहा होगा। जैव, जैव का मतलब वही बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या? सजीव। हाँ, हो गया, इरेजर। जैव का मतलब सजीव या ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग यहाँ किसकी बातें कर रहे हैं? जीवों की बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म की बातें कर रहे हैं, जीव। ओके, फिर विविधता, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता है, मतलब कि उसके कितने वेरिएंट है, कितने प्रकार की विविधताएं हैं। तो अब सीधा सीधा नाम से पता चल रहा है कि जीवों के बारे में विविधता है। तो फिर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पृथ्वी जो है उस पे तो बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं। तो ये समझ लो कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जा रहे हैं वो क्या है? विविधता है, अलग अलग जीव है। तो जो जीवों की विविधता है उसी को तो जैव विविधता कह रहे हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जा रहे हैं वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, विविधता है। अच्छा, कितने सारे जीव है? तो हम कहते हैं पृथ्वी पर लगभग 1,70,00,000 जो है वो जीव पाए जा रहे हैं। 1,70,00,000 या उससे भी ज्यादा। ये कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये लगभग में मैं बात कर रहा हूं कि हाँ जी इतने जीव है वो पाए जा रहे हैं। इतने सारे जीव है वो पाए जा रहे हैं। फिर इन जीवों में क्या हुआ? तो हम कह रहे हैं कि ये जितने भी जीव है इनमें लगभग 1.25 सवा लाख के आसपास 1.25 लाख के आसपास। अच्छा, एक चीज समझना, 1.25 लाख प्रकार के, सवा लाख प्रकार के जो है वो क्या पाए जाते हैं? जंतु पाए जाते हैं। 1.25 लाख के आसपास क्या है? जंतु है। ठीक है, वहीं पर 50 लाख के आसपास इसके अंदर पाए जाते हैं हमारे पादप। 50 लाख प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं? पादप पाए जा रहे हैं।
सवा लाख के आसपास तो जंतु है, 1.25 लाख प्रकार के आसपास, वहीं 50 लाख प्रकार के पादप पाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर बाकी कहां गए? अच्छा, तो समझो जीव जो है, सजीव जो है, सिर्फ पादप और जंतु नहीं है, सजीव इनके अलावा भी है। मैं आपको यहां यह समझाने आया हूं कि सजीव ऐसे भी होते हैं जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और उन सजीव को आप लोग बोलते हो सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। इसके अलावा जितनी भी जो चीजें पाई जा रही है, जितने भी जो सजीव है, उनको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है? वो है सूक्ष्म जीव। अच्छा, यहां बात यह आ रही है कि सूक्ष्म जीव क्या है? अब सूक्ष्म मतलब छोटे जीव। कितने छोटे? इतने छोटे कि उसको हम अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते। जब हम अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं तो ये किसकी गलती है? हमारी गलती है कि हमारे आंखों का रिजोल्यूशन या हमारे आंखों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी छोटी चीज को देख सके। तो जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवरी की थी माइक्रोस्कोप की, और वहीं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम छोटे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, और वो क्या है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी जो बैक्टीरिया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पादप, जंतु, और वो भी इतने इतने प्रकार के। ये क्या है? ये सारी क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। ये सारी क्या है? जीव विविधताएं है, जैव विविधताएं हैं। तो अब आपसे कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधताएं क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं, उन्हें हम जैव विविधता कहते हैं या उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, ठीक है। आगे की बातें। अब हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं टैक्सोनॉमी। अब ये नई चीज क्या है? टैक्सोनॉमी। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी आपको कोई पूछा जाए या कभी भी कोई पूछ ले कि टैक्सोनॉमी क्या है, तो 3 चीजें ध्यान रखना। वो 3 चीजें क्या है? पहली है पहचान, दूसरा है नामकरण, तीसरा है वर्गीकरण। ये जो तीनों चीजें हैं, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। हाँ जी, बोलो कि क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत पर क्यों नहीं पड़ेगी? अभी तो हम लोगों ने 1.70 करोड़ के आसपास जीव जंतुओं के बारे में बात कर दी। अब इतने सारे जंतुओं को कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, किस तरीके से पहचान करनी है, किसको किसके साथ रखना है, ये सारी बातें तो डिफिकल्ट है। और इन्हीं डिफिकल्ट चीजों को सरल बनाने के लिए हमें टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी। हमने यहाँ क्या किया कि जितने भी जो समानता वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने क्लासिफाई करके एक जगह रख दिया। ठीक है, सपोज दैट कि आपने कोई ऑर्गेनिज्म खोजा, ऑर्गेनिज्म का नाम हम एक्स दे रहे हैं, कि आपने कोई ऑर्गेनिज्म खोज दिया, आपने कोई जीव खोज दिया, अभी पता नहीं है कि ये कौन सा जीव है। फिर आपने क्या किया? इस ऑर्गेनिज्म का पोषण देखा,
इस जीव का आपने क्या देखा, पोषण देखा, न्यूट्रिशन देखा। अब न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी ऑटोट्रोपिक, दूसरा परपोषी हेटेरोट्रोपिक। आपको पता चला कि ये तो परपोषी है। परपोषी का मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किचन में से खाना खुद नहीं बना रहे हो तो आप स्वपोषी हो गए, नहीं। ये अपने लिए ऐसी मैकेनिज्म नहीं कर पा रहा है जिससे वो अपने आप फूड प्रोड्यूस कर सके, जैसे कि प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। ऐसा जंतुओं में नहीं होता, उसको हम लोग परपोषी कहते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो अब आपको यह बात यहाँ से पता चल गई कि हमने जो जंतु खोजा है, हमने जो भी ऑर्गेनिज्म खोजा है उसमें पोषण परपोषी है, तो हो सकता है वो जंतु होगा, वो प्लांट तो नहीं होगा। मतलब आपने उसकी पहचान की, पहचान करने के बाद आपने सपोज उसका कोई नाम दे दिया, और नाम देने के बाद आपने क्या किया, उस नाम देने के बाद उसको देखा कि ये किससे अपनी समानता दर्शा रहा है, कि ये किसके जैसा है और ये किससे असमानता दर्शा रहा है। उस समानता और असमानता के आधार पर आपने उस ऑर्गेनिज्म को एक जगह रख दिया कि हाँ जी ये इसके क्लोज रिलेशन में है, ये इसके दूर रिलेशन में है। उससे आपको पता चल जाता है, उससे आगे वाली जनरेशन को, आगे वाले पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि हाँ इनमें कुछ सिमिलरिटीज है, इनमें कुछ डिसिमिलरिटीज है। इसीलिए हमें टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी। टैक्सोनॉमी क्या होती है, तो हम कहते हैं कि जिसमें हम पहचान करते हैं, फिर हम उसका नामांकन करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बातें। अब यहां पर यह बात पूछी गई है कि हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। तो हम एक नाम लेते हैं, कैरोलस लीनियस। ये जो कैरोलस लीनियस है, जिनको आप लोग कॉर्ल लीनियस कहते हो, वो कौन है हमारे, तो वो हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस है। अच्छा, एक और क्वेश्चंस, हु इज द टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय। अब ये टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया, ये शब्द किसने दिया, तो टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था एपीडी कैंडोले। क्या नाम था, एपीडी कैंडोले। इन एपीडी कैंडोले नामक साइंटिस्ट ने ये जो है टैक्सोनॉमी शब्द है वो दिया। ठीक है, टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस। देन टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय एपीडी कैंडोले। टैक्सोनॉमी के बारे में इतनी सी बातें डिस्कस हुई, समझ में आया। आगे बढ़े। सिस्टमैटिक्स, एक नया शब्द, वर्गीकरण विज्ञान। अब क्वेश्चंस तो यही उठ रहा होगा ना कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले आप वर्गीकी पढ़ा रहे थे, अब आप वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टमैटिक्स पे आ गए। ऐसा क्या डिफरेंशिएशन है जो आपने इसको अलग लिखा, वर्गीकरण और वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान में? हाँ जी, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो वर्गीकी में हम लोग क्या चीजें पढ़ रहे थे, तो वर्गीकी में हम लोग जो चीजें पढ़ रहे थे वो था हमारा पहचान। वहां हम लोग पहचान कर रहे थे, फिर हम लोग क्या कर रहे थे, नामांकन कर रहे थे, फिर हम लोग क्या कर रहे थे, उसका वर्गीकरण कर रहे थे। अब आप बोलोगे कि नया क्या है, फिर तो ये तो वक्त पुरानी बातें ही रिवाइज हो रही है। पहचान, नामांकन और वर्गीकरण तो वही वाली बातें हैं जो अभी आप थोड़ी देर पहले बता के गए हो। फिर यहाँ नया क्या है?
यहाँ पे नया एक और चीज है। वो नई चीज क्या है? वर्गीकी की बात करेंगे तो हम लोग नामांकन, ये पहचान, नामांकन और वर्गीकरण की बात करेंगे। बट अगर हम लोग सिस्टमैटिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग वर्गीकरण विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हमें एक टर्म और जोड़ना पड़ेगा और वो है विकासीय संबंध। इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। तो क्वेश्चंस बना देता हूं। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि टैक्सोनॉमी क्या है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी क्या है। तो जहां हम पादपों की पहचान करते हैं या जीवों की पहचान करते हैं, फिर उसका नामांकन करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं। वही मैं आपसे पूछूं तो फिर सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि पहचान, नामांकन, वर्गीकरण प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब विकासीय संबंध, तो क्या है? सिस्टमैटिक। अब मैं आपको अच्छे से यहां पे समझा देता हूं। घर में छोटा बच्चा हुआ, सबने अपने अपने तरीके से नाम रख दिया है। किसी ने कुछ नाम रख दिया, किसी ने कुछ नाम रख दिया, किसी ने कुछ नाम रख दिया। पहली पहचान तो ये हुई कि घर में जो बेबी हुआ है वो लड़का है या लड़की है। फिर सबने अपने अपने तरीके से नाम रख दिया। उनमें से कोई एक ऑथेंटिक नाम हुआ। ऑथेंटिक नाम होने के बाद आपने वो बड़ा हुआ तो आपने उसको क्लासिफाई कर दिया कि नहीं, इसके कैरेक्टर तो अपने पापा जैसे मिल रहे हैं, इसके तो अपने मम्मी जैसे मिल रहे हैं। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो ये तो हुआ हमारा वर्गीकी। बट अब यहां पर हमने फाइलोजेनी ऐड किया है। फाइलोजेनी ऐड किया है तो हम यहां पे देख रहे हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां पर हम उसका विकास किससे हुआ, किससे समानताएं हैं, किससे असमानताएं हैं, हम उनके बारे में बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं फाइलोजेनी। तो आपसे पूछा जाए कभी भी फाइलोजेनी क्या है या विकासीय संबंध क्या है, तो हम लोगों को ये बोलना है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारा फाइलोजेनी, कि वो किससे इवॉल्व हुआ है, वो किससे बना है या वो किसके जैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में? टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। वही सिस्टमैटिक्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनी। ओके, गुड। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है इस स्लाइड में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब हम लोग जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? बात तो सही है, क्यों करते हैं ये वर्गीकरण? तो वर्गीकरण इसलिए करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि पहला काम तो हमारे लिए ये होता है, वर्गीकरण करने से इतना आसान हो जाता है कि क्या होता है कि पहचान आसानी से हो जाती है। पहचान आसानी से हो सके। अब देखो, किसी ने आवाज दी, एक भरी हुई क्लास है, उस भरी हुई क्लास में किसी ने आवाज दी कि कमलेश इधर आओ। तो उस क्लास में 3 कमलेश हैं। फिर तीनों ने पीछे मुड़ के देखा, एक जने ने आवाज दी। अब एक का कमलेश कुमार है, एक का कमलेश गोदारा हो सकता है, एक का कमलेश और हो सकता है। उसमें से किसी ने आवाज दी कि कमलेश गोदारा इधर आओ, तो ऑफिशियली वही पलटेगा जिसको आवाज दी है। मतलब पहचान आसान हो गई ना। तो नामांकन इसलिए करते हैं कि पहचान है वो आसानी से हो सके। फिर सेकंड बात यह है कि जितने भी हमारे जो विभिन्न जीव के मौलिक लक्षण व उनके विकासीय संबंध स्थापित हो सके।
विभिन्न जीवों के मौलिक लक्षण विभिन्न जीवों के मौलिक लक्षण व विकासीय संबंध स्थापित हो सके। क्या बात है कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जितने जो जीव है उन जीवों के मौलिक लक्षण, उनके लक्षण क्या है और वो किन से समानताएं दर्शा रहा है और किन से असमानताएं दर्शा रहा है, वो क्या है, एक संबंध स्थापित हो सके, उनके लिए क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है, वो क्या है, जरूरी है। दो बातें। तीसरा, आप लोग बॉटनी भी पढ़ते हो, आप लोग जूलॉजी भी पढ़ते हो। बॉटनी में आप प्लांट के बारे में पढ़ते हो, जूलॉजी में आप जंतुओं के बारे में पढ़ते हो। आसान हुआ या नहीं हुआ? या सबका एक ही जगह होते तो कितना मुश्किल होता। तो इससे क्या होता है कि जो जीवों का अध्ययन है, जीवों का जो अध्ययन है वो क्या होता है, वो आसान हो जाता है। वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। वो जीवों का अध्ययन आसान हो जाता है। फिर आगे बात करें, और क्या वर्गीकरण को पढ़ना और क्यों ज्यादा जरूरी है? जितने भी जो जीव है वो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, उनके बारे में भी हम लोग आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे कंगारू है, कंगारू हम लोगों ने तो नहीं देखा, पर फिर भी हमें उनके बारे में पता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या है, आसानी से उसको पढ़ लिया है। तो दूर दराज जो जीव है उनके बारे में भी हम जान सकते हैं। अब समझ में आया कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, वर्गीकरण क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वर्गीकरण में क्या होता है कि इससे हम पहचान आसानी से कर सकते हैं, इससे हम उसके मौलिक लक्षण और विकासीय संबंध स्थापित कर सकते हैं, इससे हम इसका अध्ययन है वो आसान हो जाता है, इसका अध्ययन है वो आसान हो जाता है। और इससे क्या है, दूर दराज जितने भी जीव है उनके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब हम लोगों ने पूरी वर्गीकरण क्यों जरूरी है ये बात की। अब हम समझ रहे हैं कि नामांकरण, नामांकरण क्या है? नामांकरण, पहचान तो पहचान ही हो गई, फिर नामांकरण, फिर वर्गीकरण। तो अब हम लोग ये नामांकरण क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, नोमेनक्लेचर क्यों करना जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि जैसे कि आप लोग प्याज को क्या बोलते हो? प्याज को क्या बोलते हो? तो हम लोग प्याज को तो प्याज ही बोलते हैं, पर कुछ लोग जो है प्याज को कांदा भी बोलते हैं। और ऐसा स्पेशली प्याज को जो कांदा बोलते हैं, ऐसा स्पेशली कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। वहीं हम लोग एक और नाम ले लेते हैं, तरबूज। ये जो तरबूज जो है, अब तरबूज को जो है वो कलिंगड में, मतलब कोलकाता वाले, यहाँ पंजाब वाले लोग हैं, वो इसको कलिंगड बोलते हैं। ठीक है, वहीं जो डॉग है, जो कुत्ता है, उस कुत्ते को बहुत सी जगह कुकुर बोला जाता है। कंफ्यूजन के साथ अब आप लोग जाओ पंजाब और पंजाब जाके बोलो कि कलिंगड़ देना, वो लोग, उनको पता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे में आप क्या करोगे? ये तो कंफ्यूजन है। तो क्या किया कि इन सारी चीजों से निपटने के लिए, क्योंकि ये सारे कैसे नाम है, ये सारे के सारे स्थानीय नाम हैं, ये सारे के सारे
स्थानीय नाम है। और स्थानीय नाम क्या करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। इसीलिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्पेशल नाम से नहीं जान सकते, क्योंकि वो भ्रम पैदा करते हैं। तो इस भ्रम से निपटने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें जरूरत पड़ी नोमेनक्लेचर की। कैसे कि किसी का नाम है, किसी इंसान का नाम है कमलेश, ठीक है, उनके पापा उनको किसी और नाम से बुलाते हैं, उनके दोस्त उनको किसी और नाम से बुलाते हैं, उनके स्टूडेंट उनको किसी और नाम से बुलाते हैं। जैसे एक नाम हो गया कमलेश, किसी ने बोल दिया ये कैम्स है, किसी ने बोल दिया ये कमलेश जी है, किसी ने बोल दिया ये कमलेश जी सर है। पर कहीं इन पर कोई गवर्नमेंट के थ्रू या कोई ऐसा ऑफिशियल काम करना हो तो उनका जो नाम चलेगा कि इनका नाम कमलेश कुमार है, तो वही चलेगा, वहाँ कैम्स कमसा कहीं काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो उनका एक स्पेसिफिक नाम है, उस नाम से ही उनकी आइडेंटिफिकेशन है। समझ रहे हो चीज़ों को। वही पादपों के केस में इतने सारे पादप, इतने सारे जंतुओं के केस में भी इतने सारे जो है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये कि सब जगह स्थानीय नाम यूज होंगे तो अलग अलग, जैसे आम, आंबा, केरी, मेंजीफेरा इंडिका, मैंगो, बहुत सारे नाम है ना। ऐसे में तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर क्या करें, फिर साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने पूरी दुनिया में एक साइंटिफिक नेम दिया, एक वैज्ञानिक नाम दिया हर एक ऑर्गेनिज्म का, जो किसी और का नहीं होगा, उसे उसी नाम से जाना जाए। ये नामांकन का मेन उद्देश्य है। क्या कि एक तो ये कैसा नाम देते हैं, वैज्ञानिक नाम देते हैं। कैसा नाम देते हैं, वैज्ञानिक नाम देते हैं। फिर ये जो वैज्ञानिक नाम है ये भी कैसा होना चाहिए, ये भी सर्वव्यापी होना चाहिए, मतलब वर्ल्ड वाइड हर जगह फिर वही चलेगा वैज्ञानिक नाम। और सर्वव्यापी जो नाम है जो हर जगह होगा, यही तो नामांकन का उद्देश्य है। कमलेश कुमार नाम है तो कमलेश कुमार नाम ही चलेगा, यही तो नामांकन का उद्देश्य है। और ये जितने भी जो स्थानीय नाम है, इंग्लिश में इनको वर्निकुलर नेम कहते हैं। वर्निकुलर नेम, ये वर्निकुलर नेम सारे जो है ये भ्रम पैदा करते हैं। इनसे निपटने के लिए हमने एक आइडिया लिया, एक आइडिया दिया साइंटिस्ट ने। वो आइडिया ये था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम हो, और वो कैसा हो, वैज्ञानिक नाम हो, और वो कैसा हो, सर्वव्यापी हो। ये एक नामांकन का मुख्य उद्देश्य था। बात आ रही है समझ में? ओके, आगे बढ़े। द्विनाम पद्धति। ओके, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सुना होगा इसके बारे में, द्विनाम पद्धति के बारे में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। हाँ जी, किसने दी थी? ओके, कैरोलस लीनियस ने दी थी। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। ये जो द्विनाम पद्धति है ये कैरोलस लीनियस ने दी थी। ये जितने भी ये जो कैरोलस लीनियस है, इनका आप अगर छोटी क्लास में डायग्राम देखोगे तो इनके वो घुंघराले लंबे बाल, वो जो नहीं होता है बॉलीवुड मूवियों में जज जो बैठते हैं ऑर्डर ऑर्डर बोलते हैं, बिल्कुल उनके जैसे थे ये कैरोलस लीनियस। तो उन्होंने ये जो है द्विनाम पद्धति दी थी। इनको आप लोग कार्ल लीनियस भी बोलते हो। इनको आप लोग कार्ल लीनियस भी बोलते। इन्होंने ये द्विनाम पद्धति दी थी। और द्विनाम पद्धति में क्या था, इस पद्धति के अनुसार हमें क्या करना है, उन जंतुओं के, उन जीवों के, उन बैक्टीरिया के जितने भी सजीव हैं, उनके क्या करना है, नाम रखना है, उनका नोमेनक्लेचर करना है, वो इन्हीं के थ्रू करना है। अब आप ये बोलोगे कि अच्छा तो इन्होंने ही दी थी क्या, इनसे पहले कभी नोमेनक्लेचर हुआ ही नहीं है, कैरोलस लीनियस से पहले नहीं हुआ? नहीं, हुआ है।
उनसे पहले भी नोमेनक्लेचर हुआ है। अरस्तु ने, थियोफ्रास्टस ने, सबने अपने 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 नोमेनक्लेचर किए हैं, पर उनकी पद्धतियों को इतनी वो इजी नहीं थी, तो उनको हमने इतनी मान्यता नहीं दी। साइंटिस्ट ने इतनी, हमने मतलब हम कौन होते हैं, पर साइंटिस्ट ने इतनी मान्यता नहीं दी। और कैरोलस लीनियस का उनको थोड़ा ठीक लगा कि नहीं, ये भगवान थोड़ा ठीक कह के जा रहे हैं, तो हम इनकी बात मान लेते हैं। अब कैरोलस लीनियस ने भी क्या किया, एक बुक आई थी, उन्होंने एक पहली बुक दी थी फिलोसोफिया बॉटेनिका। ये जो फिलोसोफिया बॉटेनिका बुक है, ये आई थिंक 1751 में इन्होंने दी थी। ये फिलोसोफिया बॉटेनिका जो बुक है, इन्होंने सबसे पहले इसमें द्विनाम पद्धति को समझाया था। मतलब सबसे पहले इस बुक में इन्होंने ये बताया था, द्विनाम पद्धति को यहाँ समझाया था। इन्होंने द्विनाम पद्धति को इस बुक में समझाया था। फिर क्या हुआ, फिर भी इनको लगा कि नहीं, अभी मुझे तो और काम करना है, मेरी तरह नहीं था आलसी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, दूसरी बुक निकाली। उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। ये जो स्पीसीज प्लांटेरम है, ये इन्होंने निकाली थी 1753 में। इस स्पीसीज प्लांटेरम, प्लांटेरम मतलब प्लांट के बारे में। तो इन्होंने इस बुक में क्या किया, इन्होंने इस बुक में लगभग 5900 पादपों का नामांकन कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, 5900 पादपों का नामांकन कर दिया। स्पीसीज प्लांटेरम जो इन्होंने बुक निकाली थी 1753 में, इन्होंने इसमें लगभग 5900 पादपों का नामांकन किया। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि वो पादपों, वो उनके प्रिय पादप ही थे क्या, या उनको पादपों से ज्यादा लगाव था, उन्होंने जंतुओं के बारे में कोई काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने जंतुओं के बारे में भी काम किया। उन्होंने फिर एक बुक निकाली 1758 में, 1758 में। उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। और ये जो सिस्टेमा नेचुरी बुक है, इसके अंदर इन्होंने लगभग 4326 जंतुओं का नामांकन किया। इन्होंने उस बुक में 1758 में जो निकाली थी सिस्टेमा नेचुरी, उनमें 4326 जंतुओं का नामांकन किया। ठीक है, इतनी सी बात। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फिलोसोफिया बॉटेनिका 1751 में द्विनाम पद्धति को समझाया। अभी इसमें किसी का नामांकन नहीं किया, सिर्फ समझाया। स्पीसीज प्लांटेरम 5900 पादपों का नामांकन किया। सिस्टेमा नेचुरी में 4326 जंतुओं का नामांकन किया। क्लियर है इतनी सी बातें? आगे बढ़े। हाँ जी, ये जरूरी है। अब ये जितने भी द्विनाम पद्धति है, इसके नियम क्या है? ऐसा क्या कह दिया था कार्ल लिनियस ने कि हमें उनकी बातें अच्छी लगने लगी, हमने उनकी बातों को फॉलो किया। हाँ जी, उन्होंने क्या कह दिया ऐसा? तो उन्होंने कहा कि जितने भी जो जीव है, उन जीव का नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। अच्छा, लैटिन भाषा में क्यों होना चाहिए? लैटिन भाषा में हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, संस्कृत में हो सकता है, लैटिन क्यों? तो लैटिन भाषा में इसलिए होना चाहिए क्योंकि लैटिन और जो ग्रीक भाषा है, ये भाषा कैसी भाषा है? मर्त भाषा है। अब इसको वर्ल्ड वाइड कोई बोलता नहीं है और कोई नहीं बोलेगा, तो भाषा का इवोल्यूशन नहीं होगा और उससे क्या है, उसमें अपवाद नहीं आएंगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। सही बात है, मान ली जाए, अच्छी बात तो कही है। दूसरा उन्होंने कहा कि जैविक नाम में पहला शब्द वंश का और दूसरा शब्द जाति का होना चाहिए। अच्छा, मतलब द्विनाम, दो नाम रखने हैं जिसमें हमें पहला तो देना है वंश का नाम, जेनेरा का नाम,
और दूसरा देना है हमें जाति का नाम। दूसरा नाम हमें किसका देना है? प्रजाति या जाति का, स्पीसीज। ठीक है, ये बात भी मान ली कि दो नाम देना है, एक पहला वंश का, दूसरा जाति का। फिर इन्होंने क्या कहा कि जैविक नाम को तिरछे अक्षरों में या रेखांकित करके लिखा जाता है। तिरछे अक्षरों में कब? जब आप कंप्यूटर से टाइप कर रहे हो तो उसको इटैलिक्स में लिखना है तो वो अपने आप तिरछा हो जाता है। वहीं अगर आप उसको हैंड रिटन लिख रहे हो या हाथों से लिख रहे हो तो आपको उस नाम को क्या करना है? अंडरलाइन करना है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। बात सही है, इतनी बड़ी बात नहीं थी, लाइन खींचने में कौन सा जोर आ रहा है, हमने बात मान ली। चौथा नियम ये कह रहे हैं कि वंश का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में तथा जाति का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर में होना चाहिए। हमें क्या दिक्कत है? आपने कहा है तो हमने मान लिया कि हम वंश का पहला लेटर जो लिखेंगे वो बड़ा लिखेंगे और जाति का जो पहला लेटर लिखेंगे वो छोटा लिखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिखा जाता है, सही बात है, जिसने काम किया है, जिसने नाम दिया है, उनको तो क्रेडिट मिलना चाहिए। जैसे कि ये लिखा हुआ है मेंजिफेरा इंडिका, देखो तिरछा है, एम कैपिटल है, आई कैपिटल स्मॉल है। ये जो हमारा आई है ये स्मॉल है और ये जो एम है ये हमारा कैसा है? कैपिटल है, क्योंकि ये मेंजिफेरा क्या है? वंश है, इंडिका क्या है? जाति है। वो ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब अगर ये हाथ से लिखा हुआ होता तो इसको हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है, नहीं तो हमें इसको कैसा लिखना है? इटैलिक्स में लिखना है। जैसे कि जेनेरा, तो पहला कैपिटल लेटर, मेंजिफेरा, फिर स्पीसीज इंडिका, तो ठीक है, मेंजिफेरा इंडिका, सही बात है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि लेखक को क्रेडिट तो मिलना चाहिए, उसका नाम, अगर ये लिनियस ने दिया है तो हमें क्या करना है? लिनियस का नाम लिखना है, LINN, लिनियस, सही बात है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है? रूल्स नंबर फर्स्ट ये कह रहे हैं कि लैटिन में होना चाहिए या ग्रीक में होना चाहिए। रूल्स नंबर सेकंड कि वंश का पहला वंश लिखा जाना चाहिए, फिर जाति लिखी जानी चाहिए। रूल्स नंबर थर्ड, वंश का जो पहला लेटर है वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। वही जाति का पहला लेटर जो है वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। रूल्स नंबर फोर्थ, अगर आप उसको लाइन अपने हाथों से लिख रहे हो तो अंडरलाइन करना है, अगर आप उसको टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में लिखना है। रूल्स नंबर 5, उसको लेखक को क्रेडिट देना चाहिए, उसके अंत में लेखक का नाम लिखना चाहिए। और सही बात है, आसान है, यही तो द्विनाम पद्धति है जो कैरोलस लिनियस ने दी थी। क्लियर है? इतनी सी बात है, ठीक, आगे बढ़े। हाँ जी, नामकरण समितियां, नोमेनक्लेचर कमिटीज, ये कौन है? ये पंडित जी है। बच्चा पैदा होता है तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो ना कि सजेस्ट एनी नेम ऑफ डी लेटर, तो लोग उस पे कमेंट करते हैं कि डी पे ये नाम अच्छा रहेगा। आपको डी लेटर किसने सजेस्ट किया? पंडित जी ने सजेस्ट किया। अब यहाँ समझो, ये कौन है? ये पंडित जी है। इन्होंने क्या किया, जैसे बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी के पास गए कि साहब हमें हमारे सुपुत्र का नाम रखना है। तो पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने मंगल, शनि, शुक्र अपना कुंडली खोली और वो पूरा देखा। देखने के बाद बोला कि नक्षत्र ये वो, उसके बाद बोला कि अच्छा इसका नाम तो कैसे रख दो, क से रख दो। फिर क्या? फिर आपको नाम अच्छा लगा, आपने कमलेश नाम रख दिया। समझ रहे हो? तो वो जो पंडित जी ने नाम रखा था ना, वही उनके रूल्स के अकॉर्डिंग रखा, सब देख करके। वही हमें अगर जीवों के नाम रखने हैं साइंटिफिक तरीके से जीवों के नाम रखने हैं, तो हमारे पास भी ऐसे कुछ पंडित जी होंगे, ऐसे कुछ कमेटियां होंगी जिनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, वो क्या? तो पहला जो है, पहली कमेटी है वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इससे हम किसका नाम रख सकते हैं? इस कमेटी में हम एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी जो प्लांट है इनका नाम रख सकते हैं। वही ICZN सेकंड वाला,
इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर किसका नाम रखेंगे हम यहाँ? जंतुओं का। जंतुओं में सारे आ गए, मैमल्स, बर्ड्स वगैरह सब। फिर ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। हाँ जी, आपका कोविड-19 आपने, मैंने नहीं रखा है। कोविड-19 किसने रखा है? इस वाली कमेटी ने, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। ठीक है, जो वायरस का नोमेनक्लेचर करेगी। फिर एक और IBCN, अच्छा IBCN, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, इनको क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, यहाँ पर भी बैक्टीरिया है, यहाँ पर भी बॉटेनिकल है, दोनों का बी पे आ रहा है, तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, IBCN, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम किसका नामकरण करते हैं? जीवाणुओं का, जीवाणुओं का। ठीक है, इतनी सी बातें आई समझ में? आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए एराइज क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।